नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत स्वागत है। हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में या फिर किसी भी चीज़ में से जब पास होता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेटल की पीस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। केमिकल में से हम अगर किसी भी केमिकल में से हम केमिकल कंपाउंड में से अगर करंट पास करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका हीटिंग पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम मेटल में से करंट पास कर अगर मेटल पीस को अगर हम सप्लाई देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होता है। बट वुड, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह के जो नॉन इलेक्ट्रिक करंट अलो नहीं करते, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ये हमने देख लिया था। तो जिनमें से करंट फ्लो होता है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आज हम देखेंगे। उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, किसी भी मेटल के पीस में से करंट अगर फ्लो कर देंगे तो उसका मैग्नेट कैसे फॉर्म होता है, ये सब हम देखेंगे। किसी भी केमिकल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है, यानी कि केमिकल इफेक्ट देखेंगे और हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। तो पहले हम देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड हो, उसमें एटम्स होते हैं। एटम्स आ गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, चार्जलेस, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक किसी भी केमिकल कंपाउंड के पास होता ही है। अगर क्या होगा, मैं उस केमिकल में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूं, इलेक्ट्रिक डीसी करंट पास कर दूं, तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है ये हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। उसके बाद मैं डायग्राम से अच्छे से समझा के दूंगा आपको। व्हेन एवर डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट इज पासिस थ्रू अ केमिकल solution, the solution is decompose। देखिए, अगर मैं किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में से अगर करंट पास करता हूँ तो वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज, जिनको अगर डीकम्पोज का मीनिंग नहीं पता है या फिर ये समझ डीकम्पोज यानी क्या होता है ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा जब मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसका हिंदी वर्ड मुझे भी पता नहीं है कि डीकम्पोज यानी किसे कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं, वो सॉल्यूशन डीकम्पोज हो जाता है इनटू constitute substance। This process is called chemical effect of electric current। जो केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पे, जो कि मैं डायग्राम से समझा देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटे से जार में एक केमिकल सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, केमिकल सॉल्यूशन। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये मेरा केमिकल है, ठीक है। केमिकल, और मैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल लेता हूँ, यानी कि मेटल के
पीस डाल देता हूँ या रॉड डाल देता हूँ। आप जो भी समझना चाहते समझ सकते हैं। देखिए ठीक है। अब मैं यह क्या कर देता हूँ, इसको मैं बैटरी सप्लाई लगा देता हूँ। ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा निगेटिव हो गया, लगा दिया। अब क्या होगा, ये निगेटिव है, डीसी सोर्स मैंने लगा दिया, ठीक है। यहां से मेरा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फ्लो होगा, इस प्लेट में भी फ्लो होगा। तो क्या होगा, डीकम्पोज होगा। अब कैसे देखते हैं कैसे डीकम्पोज होगा। तो इस मैंने जैसे कि बताया था, इस केमिकल में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है। तो ये प्लेट हो गई मेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव साइड में कनेक्टेड है, और ये मेरी निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले लेक्चर में, पहले या दूसरे, जब हमारी स्टार्टिंग थी तभी मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टूवर्ड द निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होता है, निगेटिव निगेटिव रिपल होता है, सेम चार्ज होंगे तो रिपल होंगे, और डिफरेंट चार्ज होंगे, डिफरेंट यानी कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी पॉजिटिव प्लेट हो गई। तो इसके अंदर के जो पॉजिटिव आयन है वो तो रिपल करेंगे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरे निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट ये जो प्लेट है ये तो मेरी निगेटिव है, इस पे निगेटिव चार्ज तो रिपल कर देगा ये, बट पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट कर देगा ना। जी हाँ दोस्तों, बराबर सुना आपने, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर देगा। अब देखिए इस प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज का एक बंच बन गया, जो कि अट्रैक्ट हुए हैं, एक बंच बन गया, एक जमा हो गए वहां पे, ये इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए, यानी केमिकल में से सेपरेशन हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो गए। इसी को हम डीकम्पोज कहते हैं, और यही इफेक्ट होता है किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में से अगर हम करंट पास कर दे तो उसमें के पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम डिकम्पोज कहते हैं। और किसी भी केमिकल में से हम अगर करंट पास करेंगे, डीसी डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। यही हमारा केमिकल इफेक्ट है, और करंट पास होने से केमिकल पे यही असर होता है, यानी कि यही इफेक्ट होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये केमिकल कौन से रहते हैं, क्या रहते हैं, ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मेरा आपको डिस्कस करने का जो मोटिव था कि केमिकल आयन सेपरेट होते हैं करंट पास होने से केमिकल में के, तो ये मेरा समझाने का मोटिव था। तो बैटरी में भी केमिकल होता है, बहुत से ऐसे केमिकल सॉल्यूशन है जिसको हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, बहुत सी चीज़ों में उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो केमिकल क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे हमें डिटेल में पढ़ने के लिए आएगा ही, हम ज़रूर उसको ध्यान से देखेंगे। बट ये यहाँ पे केमिकल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने केमिकल की यूटिलाइजेशन लिख के दिए कि हम किस किस में यूज़ करते हैं। ये सब तो आपके लिए नया होगा मेरे ख्याल से, तो बस एक याद रखने के तौर पे या समझने के तौर पे इसको
देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या यूटिलाइज होता है, क्योंकि चलो अभी अगर आपको ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, ये वर्ड्स आपके लिए नए भी होंगे तो भी चलेगा। सिर्फ इसको अपने दिमाग के ऊपर से, आंखों के ऊपर से एक बार जाने दीजिए, क्योंकि इन वर्ड्स का आगे चल के आपको काम आएगा। इसीलिए मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं कि ताकि आप फैमिलियर हो जाइए इससे। इन ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, ये हम आगे चल के जैसे जैसे आप मशीन या फिर ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन ये सब पढ़ेंगे तब आएगा धीरे धीरे आपको। तो अभी एकदम से ये क्या है भाई, कैसे है, ये कब समझेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं। अभी आपको इसका काम भी नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आगे चल के आप इस वर्ड से फैमिलियर हो कि हाँ भाई मैंने वहां पे पढ़ा था ये, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। अब आगे देखते हैं क्या है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, एक केमिकल के ऊपर से दूसरा केमिकल अगर बनाना है तो उसके लिए भी ये प्रोसेस यूज होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल, ये भी एक टाइप की प्रोसेस ही है जो इंडस्ट्री में होती है। और छोटी इंडस्ट्री में भी होती है, जहाँ पे मेटल्स बनाने का या फिर मेटल्स को डिफरेंट शेप देना पड़ता है, वहाँ पे ये होता है बहुत। यानी कि मेटल और केमिकल इंडस्ट्री में भी, बहुत सारे इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एग्जैक्टली कौन सी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ये तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ कि कौन से इंडस्ट्री में होता है, कौन सा मेटल फॉर्म करने के लिए ये यूज होता है, या फिर कौन सा केमिकल फॉर्म करने के लिए यूज होता है, ये तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और मुझे इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है। ठीक है दोस्तों। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये अगर इसमें आप ये नाम से आप फैमिलियर नहीं हो और थोड़ा समझने में दिक्कत आ गई हो तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल देखने ही वाले हैं। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि आप इससे फैमिलियर हो जाए, बस इतनी कोशिश थी। अब दोस्तों हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में या फिर कोई भी किसी भी लोहे के पार्ट को उठाना है या फिर मैग्नेट की जरूरत है तो हम मैग्नेट बना सकते हैं, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। अगर मुझे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है, घर पे मैग्नेट बनाना है, तो मैं घर पे मैग्नेट बना सकता हूँ। कैसे, देखिए ये चीज ट्राई मत कीजिए आप घर पे, क्योंकि ये लैब में टेस्ट करने वाली चीज है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बट ये चीज बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखिए अगर नील वो खिला होता है ना, नील, उसके ऊपर, हाँ खिला ही कहते हैं ना, हाँ शायद जो भी हो, मुझे थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है तो ठीक है। अगर मैं एक नील ले लेता हूँ, इस तरह का होता है। अगर मैंने उस पर कॉइल यानी कि कॉपर का जो पतला तार होता है, अगर मैं उस पर लपेट दिया, ऐसे करके लपेट दिया और 2 टर्मिनल निकल के उसको मैंने सप्लाई दे दिया, अगर दे दिया तो ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा जी। इसके बाजू में अगर कोई भी दूसरा नीला रख दोगे या फिर लोहे की चीज, तो ये अट्रैक्ट होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है या फिर देखना है कि ये प्रैक्टिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पुरानी इलेक्ट्रिक बेल आती थी अपनी, उसमें भी ये जो ट्रे ऐसे कुछ बजती थी, तो उसमें ये यूज होता था इलेक्ट्रोमैग्नेट। और
और बहुत सी चीज़ें हैं कि बेल्स हो गई और बहुत सारी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो क्या बोलते हैं, अगर ढेर सारा कचरा हो उसमें से अगर लोहे के पार्टिकल्स हमें सेपरेट करनी है तो बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट उनके ऊपर से मूव किया जाता है, तो उसकी तरफ मेटल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हाँ, जब कोई भी चीज़ हम ज़मीन से निकालते हैं, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मेटल अगर ज़मीन से निकालते हैं, उसके अंदर रॉक्स होते हैं, मिट्टी होती है, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल या फिर थोड़े थोड़े मेटल्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। वैसे तो उस फैक्ट्री में पहले तो क्रशिंग, सेपरेशन, वो वाटर फ्लो के ऊपर से उस मिट्टी को, रॉक्स को गुजारा जाता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। लेकिन मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक प्रोसेस भी होती है मेटल्स यानी कि मिट्टी से, यानी कि वेस्ट में से मेटल को कैच करने के लिए, ये भी एक प्रोसेस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे परमानेंट मैग्नेट एक अलग चीज़ हो गई, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं। तो हम ज़्यादातर यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कैसे करते हैं, तो देखते हैं उसका छोटा सा बेसिक। अगर मैं एक मेटल का पीस ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने मेटल का पीस ले लिया, ठीक है, एक मेटल का मैंने पीस ले लिया, उसके ऊपर मैं कॉइल वाउंड कर देता हूँ, जैसे कि हमने नील के ऊपर किया था। जी हाँ, मैं अभी कॉइल वाउंड कर देता हूँ। ये मेरी कॉइल है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी सोर्स लगा दिया, बैटरी सोर्स लगा दिया। अब देखिए मेरा करंट पास होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि करंट का फ्लो पहचानने में या डायरेक्शन पहचानने में, बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये सब हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरफ से जाएगा, फिर ये इसमें से पूरा करंट फ्लो होगा, ठीक है। दोस्तों, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, ये छोटा सा मेरा समझ लीजिए कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आप बोलेंगे कि हमारे घर का भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या? जी हाँ, करता है, लेकिन वो पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका, तो वो एकदम छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देखते कि करंट फ्लो हो रहा है, दूर से हाथ लगा देगा, करंट लग गया, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं ये बड़ा पीस ले लिया, उसके ऊपर कॉइल वाउंड कर दी मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है इस तरीके से। इस तरीके से अपने अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगी, और अभी भी कैसे फॉर्म होती है ये तो हमने देख लिया। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बेस है हमारा इंडक्शन मोटर, सभी टाइप ऑफ मोटर, सभी टाइप के मोटर्स, ट्रांसफार्मर, ये मैग्नेटिक के ऊपर ही डिपेंड है। म्यूचुअल मैग्नेट्स कहते हैं। चलो म्यूचुअल मैग्नेट्स का मैं छोटा सा फंडा समझा देता हूँ। अगर ये मेरा मेटल है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये मेरी
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों, ये अगर पास पास है तो इन दोनों में से फ्लो होने वाली एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जिसको हम म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। म्यूचुअल दोनों ने क्रिएट की हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट किस तरह से ये एक्ट एज ए मैग्नेट करेगा, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जिसके इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी मेटल की चीज होगी वो कैच कर लेगा, ये एक्ट एज ए मैग्नेट करेगा। देखते हैं, व्हेन और इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर और कॉइल, ये मेरी कॉइल है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड गेट डेवलप, ये मेरे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अक्रॉस इट एंड द कॉइल the coil start acting as a इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे छोटा सा मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट आपको समझा दिया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो हमारा पूरा यानी कि इलेक्ट्रिकल में है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ हमारा बार बार म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा बार बार रिश्ता आने वाला है, पाला पड़ने वाला है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं एक डेमो करके दिखा दिया कि अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर ये पास पास है यानी कि इनका डिस्टेंस अगर कम है, यानी कि इनकी डिस्टेंस नज़दीक है, ये इनका डिस्टेंस कम है, ये पास पास है, तो ये म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे। म्यूचुअल मैग्नेटिक दोनों की एक कंबाइंड म्यूचुअल, उसको हम म्यूचुअल बोलते हैं, म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी भी मेटल पीस में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। किसी भी चीज में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो गर्म हो जाता है। बहुत बार आप लोगों में से किसी लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे हमारा मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी और उसके हर एक कंपोनेंट्स में से करंट फ्लो होता है। वो बहुत छोटा होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि गरम आता है ना, क्योंकि उसमें लॉस होते हैं, करंट फ्लो होता है और लॉस होता है, तो हीट होता है। देखिए कैसे होता है, अगर मैं कोई रेजिस्टेंस ले लूं, ये मेरा रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसमें से करंट पास कर दूं तो ये करंट को अपोज करेगा यानी कि करंट को पास होने नहीं देगा, तो उसके साथ साथ ये हीट होने लगेगा। जितना अपोज करेगा उतनी ज्यादा हीट होगा। तो कई बार ये हमारे लिए एडवांटेज भी बन जाता है और डिसएडवांटेज भी बन जाता है। कैसे, अगर मोबाइल गर्म हो रहा है तो उसके कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कहीं पे भी कोई भी चीज़ में लो मटेरियल यूज़ किया गया है, इसीलिए वो हीट हो रहा है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन अगर मुझे नहाने का पानी गर्म करना है तो वहाँ पे हीट की ज़रूरत है, जैसे कि गीज़र, हीटर, ऐसी चीज़ों में हाँ ये हमारे लिए एडवांटेज हो गया। तो हीट का इफेक्ट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, अगर मैं एक छोटा सा गीजर का या फिर हीटिंग एलिमेंट का भी एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे कॉइल, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा ना थोड़ा होता ही है। जो कम रहता है वो अच्छा कंडक्टर रहता है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है वो थोड़ा डाउन कंडक्टर रहता है, बैड कंडक्टर रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक
किसी भी कंडक्टर की कॉइल बना लेता हूँ। जैसे कि कॉपर हमारा गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम हमारा उससे कंपेयर में थोड़ा लो है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाँ, तो वो हीट ज़्यादा होगा। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस पे सप्लाई पास करूँगा, डी सप्लाई, यहाँ पे मैं अल्टरनेटिंग ले लेता हूँ क्योंकि वो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। मैं सप्लाई ले लेता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरह से देखा थे क्योंकि वो साइनोसाइडल वेव थी, हमने देखा था। तो और इसके बाजू में मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर, ये मेरा वाटर है, वाटर। अगर मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो ये मेरा हीट होना चालू हो जाएगा। ये हीट इस पानी को भी गर्म करेंगी और हमें गर्म पानी मिल जाएगा। तो ये था ये हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया कि रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास होता है और वो करंट को अपोज करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और वो करंट को अपोज कर रहा है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट का एक फार्मूला बता देता हूँ। एच हीट डिनोट करेंगे हम एच से, आई स्क्वेयर आर और टी। आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर ये एक लॉस है। ये जो रेजिस्टेंस में होने वाला, जो ये रेजिस्टेंस को करंट को अपोज करने वाला जो लॉस है, ये एक आई स्क्वेयर आर लॉस है। ये जब हम मशीन पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती है। कि चलो डायरेक्ट मशीन पढ़ने बैठ गए और वहाँ पे आई स्क्वेयर लॉस आ गया, अरे यार ये तो हमने पहली बार देखा है। होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। मैं भी जब पढ़ रहा था डायरेक्ट मशीन में आई स्क्वेयर लॉस, ये कहाँ से आया भाई, इसको किसके साथ खाते हैं पता ही नहीं था मुझे। तो इसीलिए मैं आपको फैमिलियर कर रहा हूँ। चलो आज ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी आपको, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो नहीं भाई ये तो मैंने पढ़ा है, इसके साथ तो मैं फैमिलियर हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो आई स्क्वेयर और आर ये लॉस होता है। तो एच हम डिनोट करते हैं कि हीट, हीट, और आई हम करंट, करंट, आर हमारा ये रेजिस्टेंस है और टी हमारा टाइम है। कितने टाइम तक, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी हीट डिपेंड करेंगी। ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेंगे तो ज़्यादा हीट होगी। अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता हूँ तो हीट भी इंक्रीज होगी। अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ, ये तो स्क्वायर में है, ये तो ज़्यादा ही होगा। अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी हीट भी इंक्रीज होगी। मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी हीट भी इंक्रीज होगी। तो इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर मैं इंक्रीज करूँ तो मेरी हीट इंक्रीज होगी। यही कंसेप्ट, यही फंडामेंटल हमारे हीटर्स में, गीजर्स में, जो भी हीटिंग एलिमेंट है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनीज में यूज़ होता है, जो मेटल को पिघलाने के लिए या फिर प्लास्टिक को पिघलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में हीटिंग का यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इस तरीके से की जाती है। और भी कई तरीके इलेक्ट्रिक हीटिंग के जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट में, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर उस सब्जेक्ट में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट हीट कैसे फॉर्म होती है ये लॉस की वजह से, अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग किस तरीके से किसकी वजह से फॉर्म होती है, तो आप बता सकते हैं लॉस की वजह, लॉसेस की वजह से। और वो लॉसेस क्या है, आई स्क्वायर आर और साथ में टाइम, आई स्क्वायर आर भी बोल सकते हैं। टाइम तो हम कितनी देर के लिए कर रहे हैं वो मायने रखता है कि कितनी देर के लिए कर रहे हैं। अगर टाइम, अगर मैंने यहाँ पे
हाँ, और एक चीज अच्छा हो गया, याद आ गया। कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, टी नहीं दिखाते, टी नहीं दिखाते। तो देखिए, वो इसका मतलब वो 1 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं टी अगर 1 ले लूंगा, 1 मिनट ले लूंगा, 1 सेकंड ले लूंगा, हाँ, तो अगर मैंने मिनट में ले लिया तो 1 मिनट ले ले, 1 मिनट बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो टी क्या हो गया, 1 हो गया है। इसका मतलब टी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आर आर और ए, इसीलिए आई स्क्वायर आर ही बोलते हैं बहुत से लोग। आगे चल के आपको ज्यादातर आई स्क्वायर आर ही दिखेगा, टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो टाइम यूनिटी क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 टाइम के लिए यूनिटी टाइम कंसिडर कर रहे हैं कि एक यूनिट जो 1 सेकंड 1 मिनट भी हो सकता है, 1 यूनिट टाइम कंसिडर कर रहे हैं। ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है कि करंट की इफेक्ट क्या क्या होते हैं अलग अलग चीज़ों पे, जैसे केमिकल पे मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे कि मैग्नेट कैसे फॉर्म होता है, कोई भी मेटल पीस में से हम करंट पास करेंगे वो तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हीटिंग इफेक्ट देख लिया हमने कि हीट किस तरीके से फॉर्म होती है, तो ये हमने देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।